प्यारे बच्चों, मैं सूर्यकांत तिवारी आज कक्षा 9 के बच्चों को, हिंदी माध्यम के बच्चों को जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर को जीवन की मौलिक इकाई का तीसरा लेक्चर आज पढ़ाऊंगा बच्चों। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जो लेक्चर होते हैं उस लेक्चर पर आधारित जो 10 प्रश्नों की डीपीपी होती है उसे अवश्य रूप से सॉल्व करें। क्योंकि अगर आप डीपीपी को सॉल्व करेंगे तो लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हर डीपीपी का जो सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, वह आपके लेक्चर से ही उठाया गया होता है। तो जब आप डीपीपी को देखेंगे, उसको लेक्चर को देखेंगे और डीपीपी को सॉल्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे एनसीईआरटी का आपका सिलेबस समाप्त होता जाएगा, आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी एकदम आसानी से आप कर पाएंगे। और हर लेक्चर अपने पिछले लेक्चर से कुछ न कुछ, किसी न किसी बात में संबंधित होता है। तो अगर आप अगला लेक्चर कोई देख रहे हैं तो उसका अगर पीछे का लेक्चर देखे रहेंगे तो दोनों के मध्य जो अंतर संबंध है वह भी आपको एकदम स्पष्ट होता चला जाएगा। और प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो होता क्या है कि जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो बच्चों, आइए हम अब शुरू करते हैं। तीसरे लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे विसरण और परासरण के साथ साथ कई चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होता है विसरण और क्या होता है परासरण। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विसरण के बारे में। नंबर 1 क्या है? विसरण। विसरण क्या होता है इसको आप जानेंगे। विसरण को ही बच्चों अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। और बच्चों, अगर हम विसरण क्या होती है अगर इसको हम जाने तो विसरण क्या होता है? ठोस, द्रव अथवा गैस के अणुओं का उसके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होने वाली गति को ही विसरण कहा जाता है। मतलब क्या कर रहे हैं हम कि ठोस, द्रव अथवा गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाला गति विसरण कहलाती है। देखो बच्चों, अब यहां पर हम जैसे अगर विसरण की प्रक्रिया को देखना चाहें या समझना चाहें तो हम क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई छोटा कमरा है और कमरे के एक कोने पर अगरबत्ती जलाई जा रही है, तो आप क्या पाते हैं कि थोड़ी देर बाद उस अगरबत्ती का जो खुशबू होता है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां जहां अगरबत्ती जलाई गई है उस सुगंध की जो उस अणु होते हैं, सेंट जो इत्र के अणु होते हैं वो ज्यादा होते हैं और बाकी रूम में के दूसरे छोर पर कम होते हैं। तो गति क्या हो, गति किधर होगी? अधिक से कम की तरफ। तो जब वहां जहां से अगरबत्ती जलाई जा रही है वहां से उधर किधर
गति करेंगे कम की तरफ, तो धीरे धीरे पूरे कमरे में वो फैल जाएंगे और ये गति तब तक होती है जब तक उनकी सांद्रता हर जगह बराबर न हो जाए। तो इस तरह की गति को जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है उसको हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। और विसरण की जो दर होती है, विसरण की जो रेट होता है, जो दर होता है, वो गैस के अणुओं में अधिक होगा, द्रव के अणुओं में उनसे कम होगा और ठोस के अणुओं में सबसे कम होगा। मतलब जो गैस होगा, जो द्रव होगा, द्रव और गैस, द्रव और ठोस, अगर इन तीनों के अणु हों तो सबसे ज्यादा विसरण होगा तेजी से गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में। गैस के अणुओं में सबसे ज्यादा होगा, फिर द्रव के अणुओं में होगा, फिर ठोस के अणुओं में होगा। तो बच्चों अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर इसी को अगर उदाहरण के माध्यम से समझा जाए कि कैसे गति होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि दो बीकर हैं, यहाँ बीकर, एक बीकर ये है और दूसरा बीकर ये है, एक बीकर ये है और दूसरा बीकर ये है। ये बीकर नंबर ए हो गया और ये बीकर नंबर बी हो गया। तो बच्चों इस बीकर में, दोनों बीकर एक समान आयतन वाले हैं और इस बीकर में आधा लीटर पानी भरा है। मान लीजिए इस बीकर में क्या है, आधा लीटर पानी भरा है और इस बीकर में 1 लीटर पानी भरा। क्या है? ये हो गया जल, ये जल हो गया, कितना हो गया? 1 लीटर। और ये भी क्या हो गया? जल, ये कितना हो गया? 0.5 लीटर। तो बच्चों ये जो जल के अणु हैं जो ए और बी बीकर में भरे हैं, अगर इन दोनों बीकर को एक नली के माध्यम से जोड़ दिया जाए, एक नली के माध्यम से क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए ऐसे, और आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ये बताइए कि जो जल के अणु हैं उनका गति किस दिशा में होगा, ए से बी की तरफ होगा कि बी से ए की तरफ होगा। तो बच्चों अब ध्यान देने वाली बात है, आप परिभाषा में देख लीजिए कि परिभाषा में क्या बताया गया है कि ठोस, द्रव अथवा गैस, तो जल क्या है? द्रव है। तो ठोस, द्रव अथवा गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, कह रहा है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाली गति विसरण कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर अधिक सांद्रता किधर है? यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें 1 लीटर जल है, मतलब बीकर नंबर बी में पानी अधिक मात्रा या अधिक सांद्रता में उपस्थित है। और बीकर नंबर जो 2 है इसमें जल आधा लीटर है, अर्थात पानी कम मात्रा या कम सांद्रता में उपस्थित है। तो बच्चों अब होगा क्या कि जल का अणु किधर गति करेगा? बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। क्यों बी से ए की तरफ गति करेंगे बच्चों? क्यों? क्योंकि बी में जल की सांद्रता क्या है? अधिक है। इधर क्या है? अधिक, अधिक है, और इधर क्या है? कम है। तो गति किधर से होती है? अधिक से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। बच्चों मैं समझता हूं आपको विसरण समझ में आ गया होगा। अब हमको जो दूसरा टॉपिक समझना है उसका नाम है परासरण। दूसरी टॉपिक जो है उसका नाम है परासरण, और परासरण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार का विसरण होता है जिसमें विलायक के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, और यह
अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता है। तो देखिए बच्चों, पहले हमको ये समझना होगा कि विलेय और विलायक किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कोई बीकर है और इस बीकर में नमक और पानी दोनों चीजें हैं, दोनों का घोल इसमें डाला गया है। मान लीजिए इसमें क्या डाला गया है, नमक और पानी का घोल। क्या डाला गया बच्चों, नमक और पानी का घोल डाला गया है इसमें। तो आप देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पर क्या डाला गया है, नमक और पानी का घोल डाला गया है इसमें। तो देखिए नमक और पानी का, इसको हम कहते हैं नमक का विलयन। नमक का विलयन है। तो विलयन में अगर कोई विलयन है तो विलयन में क्या होती है, दो चीजें होती है। जैसे यहां पर विलयन है तो विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय प्लस विलायक। विलेय और विलायक दो चीजें होती हैं। ये विलेय है और इनके बीच में विलायक होता है। विलेय और विलायक आपस में जब मिल जाते हैं तब विलयन बनता है। तो अगर अब पूछ रहा है कि नमक का विलयन है तो इसमें पानी में घोला गया है नमक, तो इसमें कौन सा विलेय है कौन विलायक है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, विलायक उसे कहा जाता है जिसमें कोई चीज घोला जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि विलेय किसे कहेंगे, जिसमें कोई चीज घोला जाएगा वह विलेय कहलाएगा, और जिसको घोला जाएगा वह विलायक कहलाएगा। मतलब अगर हम नमक को घोल रहे हैं, मतलब नमक घुल रहा है, तो नमक क्या हो गया, यहां नमक घुल रहा है तो नमक क्या हो गया, यहां पर नमक घुल रहा है तो नमक विलेय हो गया। किसमें घुल रहा है, जल में। जल क्या हो गया, विलायक हो गया। बात समझ में आई। मतलब विलयन दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय उसे कहते हैं जो घुलता है और विलायक उसे कहते हैं जो घोलता है। तो घुल कौन रहा है, नमक। किसमें घुल रहा है, पानी में। तो पानी घोल रहा है, पानी हो गया विलायक और नमक हो गया विलेय। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि विलेय उसे कहेंगे जो घुल रहा है, जैसे यहां नमक है, और विलायक उसे कहेंगे जो घोल रहा है, जैसे यहां जल है। और जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि लगभग बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो जल में आसानी से घुल जाती हैं, आसानी से घुलनशील होती हैं। तो बच्चों अब परासरण क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं कि परासरण किसे कहेंगे। तो परासरण भी एक विशेष प्रकार का विसरण होता है। ध्यान दीजिए, परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण होता है, जिसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण होता है जिसमें
विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। और किसके माध्यम से करते हैं, यहाँ पर एक बात लिखना बहुत जरूरी है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। और यह गति अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, यह गति अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है। यह गति क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है। तो बच्चों यहाँ पर विशेष बात है कि परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण होता है जिसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। यह गति अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमको देखना है, अगर हमको परासरण को समझना है तो हम क्या करेंगे, परासरण को अगर मान लीजिए हमको समझना है तो देखिए हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम एक बीकर लेते हैं, ठीक, और एक बीकर यहाँ हम लेते हैं। और एक बीकर हमने ये लिया और दूसरा बीकर ये लिया, और दोनों बीकर के बीच में हम क्या करेंगे, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने क्या लगा दिया, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो इस बीकर में हमने क्या लिया, 1 लीटर, ये क्या है, यहां पर लिया और यहां पर भी हमने लिया। बीकर नंबर ए है ये और बीकर नंबर बी है ये। इस बीकर में हमने क्या लिया, बीकर नंबर ए में नमक का विलयन, बीकर नंबर बी में हम, इसमें ए में हमने क्या लिया, नमक का विलयन, और बीकर नंबर बी में हमने ये क्या लिया है, जल के अणु। ध्यान देने वाली बात है कि बीकर नंबर ए में नमक का विलयन है और बीकर नंबर बी में जल के अणु। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है यहां पर, अब दोनों की मात्रा कितनी, 1 लीटर, ये भी 1 लीटर है और ये भी कितना है, 1 लीटर है। नमक का विलयन भी 1 लीटर है, जल के अणु भी 1 ही लीटर है। अब अगर हम पूछें, और ये बीच में हमने क्या लगा दिया यहां पर, ए और बी के बीच में ये क्या हो गया, ये अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। तो बच्चों यहां पर ये क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया यहां पर, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो ये अर्ध पारगम्य जो झिल्ली है, जो आप जिसको हम एसपीएम भी कहते हैं, एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब क्या होगा, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली का क्या गुण होता है कि इससे होकर विलायक मतलब जल का अणु, यहां विलायक कौन है, जल है, तो जल का अणु इसके आर पार आ जा सकता है, लेकिन विलेय का अणु इसके आर पार नहीं आ जा सकता। तो होगा क्या, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इसमें गति किधर से किधर की ओर होगी, ए से बी की तरफ होगी या बी से ए की तरफ होगी, तो बच्चों अगर हम विसरण की बात करें तो देखिए बीकर नंबर ए में नमक की मात्रा ज्यादा है और जल की मात्रा बीकर नंबर बी में ज्यादा है।
क्योंकि यहाँ पूरा पानी भरा है, शुद्ध पानी है, यहाँ पानी में नमक घुला हुआ है, पानी कम हो गया, नमक की मात्रा यहाँ ज्यादा है बी से, मतलब बीकर नंबर ए में नमक अधिक है और बीकर नंबर बी में जल अधिक है। तो गति किधर से होती है? अधिक से कम की ओर होती है। तो होना क्या चाहिए कि जल के अणु बी से ए की तरफ जाते और नमक के अणु ए से बी की तरफ जाते, जब ये विसरण होता तब। लेकिन परासरण में क्या होगा कि जल के अणु बी से ए की तरफ जाएंगे, जल के अणु बी से ए की तरफ जाएंगे, लेकिन नमक का अणु ए से बी की तरफ नहीं आएगा। ध्यान देने वाली बात है कि जल के अणु बी से ए की तरफ आएंगे, लेकिन नमक का अणु ए से बी की तरफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ये जो एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, यह केवल और केवल किसको परमिट करेगा, किसको आर पार जाने देगा? बस जल के अणु को, मतलब विलायक के अणु को, विलेय के अणु को नहीं आर पार जाने देगा। तो बच्चों परासरण समझ में आ गया कि परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण होता है जिसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। यह गति अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा होती है। बच्चों कोई क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम लोग आगे देखें कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली होती है, जीवद्रव्य झिल्ली होती है, वो किस तरह की झिल्ली होती है, और वो पारगम्य होती है, अपारगम्य होती है कि अर्धपारगम्य होती है, इस बात पर अब हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ देखने जा रहे हैं कि जीवद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, हम लोग यहाँ देखेंगे कि कोशिका झिल्ली का किस तरह का बिहेवियर होता है, किस तरह का नेचर होता है, इसको हम लोग समझेंगे। सेल मेम्ब्रेन या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो बच्चों क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, आज इसी पर हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए प्यारे बच्चों, कोई भी जो झिल्ली होती है, कोई भी जो मेम्ब्रेन होती है, वो तीन तरह की होती है, तीन तरह की हो सकती है। आइए देखें कैसी कैसी होती है। पहला फर्स्ट नंबर एक जो सबसे पहला है, इसको कहते हैं पारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं? पारगम्य, पारगम्य झिल्ली, या इसको कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा होता है अपारगम, अपारगम झिल्ली या इम्परमेबल मेम्ब्रेन। इम्परमेबल मेम्ब्रेन। और तीसरा होता है अर्धपारगम्य झिल्ली।
या इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इंग्लिश में कहा जाता है। तब बच्चों हम लोग समझेंगे कि पारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो पारगम्य जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पारगम्य मतलब जिसके आर पार गमन होता हो। बच्चों पारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसके आर पार विलेय और विलायक दोनों के अणु उसके आर पार आते जाते हैं। मतलब वह न तो विलेय के अणुओं को रोकती है और न तो विलायक के अणुओं को रोकती है। मतलब विलेय का अणु भी उसके आर पार आ जा सकता है और विलायक का अणु भी उसके आर पार आ जा सकता है। तो ऐसी झिल्ली या ऐसे मेम्ब्रेन को हम पारगम्य झिल्ली या पारगम मेम्ब्रेन कहते हैं। किसे कहेंगे पारगम? जिसके आर पार विलेय या विलायक दोनों के अणु जिसके आर पार आ जा सके, उसी को हम पारगम्य झिल्ली या परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बच्चों हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ऐसी झिल्ली जिसके आर पार विलेय और विलायक दोनों के अणु आ जा सकते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। पारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब हमारी जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी को हम जीवद्रव्य झिल्ली भी कहते हैं, जीवद्रव्य झिल्ली जीवद्रव्य झिल्ली भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों हम लोग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या उसके आर पार या जो जीवद्रव्य झिल्ली होती है, क्या उसके आर पार कुछ भी आता जाता है? क्या विलेय के अणु विलायक के अणु कुछ भी हो उसके आर पार आ जा सकते हैं? वो किसी को रोकता नहीं है? ऐसा नहीं है। हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है ऐसा नहीं है कि उसके आर पार कुछ भी आता जाता, वो रोकती है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो है जीवद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली पारगम्य झिल्ली मतलब परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब दूसरा है अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली जो होती है वह पारगम्य झिल्ली की ठीक उल्टा या ठीक अपोजिट होती है। अपोजिट कहने का तात्पर्य है, उल्टा कहने का तात्पर्य है कि जहां पारगम्य झिल्ली में विलेय और विलायक दोनों के अणु आसानी से आर पार आ जा सकते हैं, वहीं पर अपारगम्य झिल्ली में ऐसा बात नहीं होता है। उसमें न तो विलेय के अणु आर पार जाएंगे और न तो विलायक के अणु। मतलब पारगम में दोनों आर पार आ जा सकते हैं और अपारगम में दोनों नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाता है। तो ये क्या हम लिख सकते हैं? ऐसी झिल्ली क्या लिखेंगे बच्चों? ऐसी झिल्ली जिसके आर पार विलेय और विलायक दोनों के अणु विलेय और विलायक
दोनों के अणु नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। मतलब बच्चों कि ऐसी झिल्ली जिसके आर पार न तो विलेय का अणु जाए और न तो विलायक का अणु जाए। जैसे बच्चों कोई प्लास्टिक का अगर आप थैली लिए हुए हैं तो उसमें पानी भर दें या चीनी और पानी का विलयन भर दे या तो जूस भर दें। क्या बताइए बच्चों, क्या चीनी और पानी को विलयन बनाकर आप अगर प्लास्टिक की थैली में भरते हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि पानी नीचे गिर गया और चीनी ऊपर रह गया? नहीं। तो वो क्या है, वो किसी को ना तो चीनी को अंदर से बाहर मतलब जो है कि अगर चीनी अंदर भरे हैं तो वो भी बाहर नहीं आएगा, और अगर पानी है तो वो भी बाहर नहीं जाएगा। मतलब वह न तो विलेय के अणु को आर पार जाने देगी न तो विलायक के अणु को, तो इसके आर पार कुछ जा ही नहीं सकता। जबकि हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है इसके आर पार आदान प्रदान होता रहता है। इसका मतलब कि यह क्या है, अपारगम्य झिल्ली भी नहीं है। मतलब हमारी कोशिका झिल्ली या जो जीवद्रव्य झिल्ली होती है वह अपारगम्य मेम्ब्रेन या इम्परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। और तीसरा जो हम लोग का है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली कैसी होती है, ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, अर्ध माने होता आधा, अर्ध माने क्या होता आधा, पारगम्य अर्ध रूप से पारगम्य होती है। ये विलयन में दो चीजें हैं, एक है विलेय दूसरा विलायक। तो ये क्या करेगी, विलायक जो जल का अणु है उसको तो आर पार जाने देगी, लेकिन जो विलेय का अणु है वो चीनी नमक जो भी हो सकता है उसको आर पार नहीं जाने देगी। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसी झिल्ली जिसके आर पार विलायक के अणु तो आ जा सकते हैं, परंतु विलेय के अणु नहीं जा, परंतु विलेय के अणु नहीं आ जा सकते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो बच्चों मतलब विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो इसमें क्या होता है अर्धपारगम्य झिल्ली में कि ऐसी झिल्ली जिसके आर पार विलायक के अणु तो आ जा सकते हैं परंतु विलेय के अणु आर पार नहीं आ जा सकते, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली में केवल विलेय, और विलेय जनरली सामान्य रूप से जल का अणु होता है। तो क्या हमारी जो कोशिका की मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, क्या उसके आर पार केवल जल का अणु ही आता जाता है? अगर केवल जल का अणु ही उसके आर पार आता जाता है तो फिर कोशिकाओं में खनिज लवण जो है, विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीजें कैसे उसके आर पार आएंगी जाएंगी। तो यहाँ हमको ये जानना, मतलब यहाँ पर ये क्लियर है कि हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वह अर्धपारगम्य झिल्ली भी नहीं होती। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो अर्धपारगम्य झिल्ली भी नहीं है तो फिर वो कैसी झिल्ली है? अगर हमारी कोशिका झिल्ली
अर्धपारगम्य झिल्ली, मतलब अगर हमारी कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली भी नहीं है तो फिर उसका स्वभाव क्या है, वो किस तरह की झिल्ली है। तो बच्चों देखो ध्यान देना, हमारी कोशिकाओं की झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जो ये तय करती है कि किस चीज को अंदर जाना चाहिए और किसे अंदर से बाहर आना चाहिए। जैसे अगर कोई आवश्यक चीज है, कोई विटामिन है, खनिज है, लवण है जो कि हमारे कोशिका के लिए जरूरी है, तो क्या होगा, वो बाहर से अंदर चला जाएगा। और कोई गैर जरूरी चीजें हैं या हमारी कोशिका के अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है तो वो क्या होगा, वो अंदर से बाहर आएगा। तो हमारी झिल्ली कैसी है, वो चुन रही है, ध्यान देने वाली बात है, वो तय कर रही है, वो चुनाव कर रही है कि क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारी कोशिका के लिए लाभदायक है, अर्थात उन्हें कोशिका के अंदर होना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कोशिका के लिए हानिकारक है, उन्हें कोशिका से बाहर आना चाहिए। जैसे बच्चों हमारी वृक्क है तो वो क्या करती है, मूत्र जो है को अलग कर देती है, उसमें जो हानिकारक पदार्थ यूरिया ये सब होते हैं उसको अलग कर देती है, और जो यूजफुल चीजें होती हैं, जो लाभदायक चीजें होती हैं, उनको वापस शरीर में भेज देती है। तो वो क्या कर रही है, वो चुन रही है, वो चयन कर रही है कि कौन सी चीजें हमारे शरीर के लिए, हमारी कोशिका के लिए आवश्यक हैं, लाभदायक हैं, और कौन सी चीजें अनावश्यक अथवा हानिकारक है। तो ऐसी झिल्ली जो चुनती हो, जो तय करती हो, ऐसी झिल्ली को हम लोग कहते हैं चयनात्मक झिल्ली। क्या कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली। क्या कहते हैं बच्चों, ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली। मतलब इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो क्या कहेंगे, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव मतलब हमारी जो कोशिका की झिल्ली है उसका स्वभाव कैसा है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव परमेबल है। मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, इसको कह सकते हैं। पूरा अगर लिखे तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, मतलब सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब वो तय करती है। तो हमारी जो कोशिका की झिल्ली होती है वो क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली तो नहीं होती है, लेकिन अर्धपारगम झिल्ली जैसी होती है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग की जो कोशिका झिल्ली होती है उसका स्वभाव कैसा होता है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जैसे होती है ये, क्योंकि वो चीजों का चयन करती है, उनका चुनाव करती है कि क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे कोशिका के लिए लाभदायक हैं, आवश्यक हैं, और उनको कोशिका के अंदर आना चाहिए, और क्या ऐसी चीजें होती हैं जो जिनको की कोशिका से बाहर जाना चाहिए। बच्चों अब हम जानेंगे कि क्या होता है अति पराश्रयी विलयन, क्या होता है अल्प पराश्रयी विलयन, और क्या होता है समपराश्रयी विलयन। ध्यान देना है बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अति पराश्रयी विलयन, समपराश्रयी विलयन और अल्प पराश्रयी विलयन, इसको समझेंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे जीवद्रव्य कुंचन क्या होता है और अकुंचन क्या होता है। जीवद्रव्य का कुंचन क्या होता है और उसका अकुंचन क्या होता है, इस संदर्भ को भी हम लोग समझेंगे। और हम लोग बच्चों ये भी जानेंगे कि अगर किसी कोशिका को, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई कोशिका है उसे अल्प पराश्रयी विलयन में रखा जाए, अगर किसी कोशिका को अल्प पराश्रयी विलयन में रखा जाए
तो उस कोशिका के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा, या किसी कोशिका को समपराशरी विलयन में रखा जाए तब उसके आकार में क्या परिवर्तन आएगा, या किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाए तब उसके आकार पर क्या परिवर्तन आएगा और क्यों आता है, इन सब बातों का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। और बच्चों, हम लोग जीव द्रव्य कुंचन कैसे होता है, यह कोशिकाओं में कैसे लाभदायक है, कोशिकाओं को जीव द्रव्य के आकुंचन से कैसे बचाएं, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे और इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी देखेंगे, महत्व भी समझेंगे। तो बच्चों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अल्प पराशरी क्या होता है, अति पराशरी क्या होता है और समपराशरी क्या होता है, इस तीनों टॉपिक को जरूर पढ़ेंगे। मैं इसका अगले वीडियो में विस्तार से व्याख्या करूंगा। और क्योंकि जब आप पढ़ने के बाद थोड़ा वीडियो थोड़ी सी अगर पढ़ लेते हैं और उसके बाद वीडियो देखते हैं तो निस्संदेह बच्चों आपको 100 में 100% बातें एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं। तो ये एक तरीके से होमवर्क टाइप है आपको कि आप उसे जरूर पढ़िएगा, जिससे आपको चीजें पूर्णतः समझ में आए। और इसका दैनिक जीवन में उदाहरण भी आप देखेंगे, जैसे किशमिश या रेजिन को जब आप भिगोते हैं पानी में तो क्या होता है, फूल जाता है। क्यों फूलता है, किस तरह का विलयन है पानी, क्यों वो फूला, इसको बारे में आप चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम लोग ये सारी चीजें अति पराशरी, अल्प पराशरी, समपराशरी, इनका कोशिकाओं पर क्या प्रभाव होता है, अगर इस तरह के विलयन में कोशिकाओं को कुछ देर के लिए रखा जाए तो कोशिकाओं के आकृति अथवा आकार पर क्या परिवर्तन होता है और क्यों परिवर्तन होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग अगली लेक्चर या अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों, मैं आपसे एक बार पुनः एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी लेक्चर आप यहाँ देखते हैं उस प्रत्येक लेक्चर से संबंधित जो 10 प्रश्नों की डीपीपी आपको दी जाती है, उस डीपीपी को आप प्रतिदिन नियम से जरूर हल करें। क्यों बच्चों, क्योंकि जब आप डीपीपी को हल करेंगे, प्रतिदिन का डीपीपी आप हल करेंगे, तो आप ऐसा पाएंगे कि वह लेक्चर आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप उस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे। क्यों, क्योंकि उस प्रश्न का जवाब उसी लेक्चर में छिपा हुआ है। तो उसे जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे पूरा, तो आप निश्चित रूप से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा, चाहे पूरे एनसीईआरटी के अंदर जब सारे चैप्टर को आप खत्म कर जाएंगे, सारी बुक पढ़ का लेक्चर देख लेंगे, तो मैं ये वादा करता हूँ, ये दावा करता हूँ कि पूरे बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका जवाब आपको पता न हो। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और बच्चों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर 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 करिएगा। क्यों, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, तो जैसे ही कोई नया लेक्चर या वीडियो अपलोड होगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।